आज का हमारा अध्याय है कक्षा 8 का प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ग्रीष्मकाल में पहली एवं बुजो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण करते ही क्यों क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों, जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। 1.1 कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये उगाए जाते हैं, इसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम, खरीफ की फसल। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। दूसरा, रबी की फसल। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। 1.2 आधारिक फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं।
ये कृषि पद्धतियाँ हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई करना, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, और अगला सिंचाई करना, इसके बाद खरपतवार से सुरक्षा, 6 नंबर कटाई करना, 7 नंबर भंडारण करना। इस तरह से ये कृषि पद्धतियाँ हैं। 1.3 मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी में किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चला कर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। उसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शेपट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से चला सकता है, जैसे चित्र 1.1 ए में दिया गया है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली। यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी एवं लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे को चौड़ा और मुड़ी प्लेट, यहाँ पर ये हल दिखाया गया है। ये इस हल को जोत बोलते हैं। ये भाग फाल कहलाता है। इसको
हल शेपट बोलते हैं। यहाँ पर चित्र 1.1 बी में कुदाली को दिखाया गया है। यहाँ ऊपर वाले भाग को पकड़ बोलते हैं, ये नीचे वाले भाग को हैंडल बोलते हैं, इसको मूडी प्लेट बोलते हैं, इस भाग को जोत बोलते हैं और इसको छड़ बोलते हैं। ये कुदाली का चित्र है। लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, जैसे चित्र 1.1 बी में दिखाया गया है। कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, जैसे चित्र 1.1 सी में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 1.1 सी कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए दिखाया गया है। ये कल्टीवेटर को दिखाया गया है इस चित्र में। एक पॉइंट चार बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्रियाकलाप 1.1। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है, जैसे चित्र 1.2 ए और बी में दिखाया गया है। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जैसे चित्र 1.2 ए में दिखाया गया है। बीजों को कीप के अंदर डालने का ये 2-3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर चित्र 1.2 ए में बीज बोने का पारंपरिक तरीका दिखाया गया है। ये बीज बोने का पारंपरिक तरीका दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 1.2 बी में सीड ड्रिल को दिखाया गया है। सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल चित्र 1.2 बी का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला या नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे
पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। 1.5 खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 1.2 मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक के बाद एक ही आकार वाले 3 नवोद बीज छांट लीजिए। अब गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ए, बी एवं सी निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए, जैसे चित्र 1.3 ए में दिखाया गया है। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए, जैसे चित्र 1.3 बी में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 1.3 ए में प्रयोग की तैयारी करते हुए 3 गिलासों को दिखाया गया है। 3 गिलास लिए गए और यहाँ पर ए, बी, सी दिखाया गया है। चित्र 1.3 बी खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की ए, बी, सी में पौधों की वृद्धि को दिखाया गया है। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की दर एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। कुछ उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए इन उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जगह अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस मिट्टी में भी सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद
खेतों में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाया जाता है। पहले उत्तर भारत में किस फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा दूसरी ऋतु में इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर बना रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, अतः वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ पर उर्वरक, यहाँ खाद और इनमें अंतर दिया गया है। पहला है उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त तो नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक से पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? पहला कारण, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी की भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा कारण, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा कारण, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। एक 6 सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्मी हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। यहाँ पर चित्र 1.4a में मोट को दिखाया गया है। इस तरह का ये चित्र है मोट का। चित्र 1.b में चैन पंप को दिखाया गया है। यहाँ चित्र 1.4c में ढेंकली को दिखाया गया है। और यहाँ चित्र 1.4d में रहट को दिखाया गया है। ये रहट का चित्र है।
सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे मोट या गिरनी, चैन पंप, तीसरा ढेंकली, चौथा रहट या उत्तोलक तंत्र। चित्र 1.4 ए से डी तक इनको दिखाया गया है, जैसे ये मोट का, ये चैन पंप, ये ढेंकली का और ये रहट का चित्र दिखाया गया है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं। पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जैसे चित्र 1.5 ए में दिखाया गया है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, जैसे चित्र 1.5 बी में दिखाया गया है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। यहाँ पर इस चित्र में चित्र 1.5 ए में छिड़काव तंत्र को दिखाया गया है। चित्र 1.5 बी में ड्रिप तंत्र को दिखाया गया है। ये इस तरह का ड्रिप तंत्र है और ऊपर छिड़काव तंत्र दिखाया गया है इस तरह। एक 1.7 खरपतवार से सुरक्षा। पूजो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यहाँ चित्र 1.6 में ये दिखाया गया है। खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हुए दिखाया गया है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी एवं हेरों की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D
खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं, जैसे चित्र 1.6 में दिखाया गया है। यहाँ पर 1.6 में खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हुए दिखाया गया है। क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय एवं पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। 1.8 कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद इसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसलों को पकने में लगभग 2 से 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, जैसे चित्र 1.7 में दिखाया गया है, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दोनों को भूसे से अलग करने को बीजों एवं दानों को भूसे से अलग करने को थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यहाँ पर चित्र 1.7 में दरांती को दिखाया गया है। द्वारा किया जाता है। चित्र 1.8 जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों को फटक, यहाँ चित्र 1.8 में कॉम्बाइन को दिखाया गया है। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। कर विनोइंग अलग करते हैं। चित्र 1.9 आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। यहाँ चित्र 1.9 में विनोइंग या फटकने वाली मशीन को दिखाया गया है। कटाई पर्व 3 से 4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबानिया एवं बिहू जुड़े हुए हैं। 1.9 भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों या बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी
इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र या वाइन में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारगृहों में किया जाता है, जिससे उनको मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? यहाँ पर चित्र 1.10a में अनाज भंडारण हेतु साइलो को दिखाया गया है। ये साइलो है, साइलो को दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 1.10b में भंडारगृहों में बोरों में अनाज का भंडारण को दिखाया गया है। पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, जैसे चित्र 1.10a एवं b में दिखाया गया है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। यहाँ पर जंतुओं 1.10 जंतुओं से भोजन क्रियाकलाप 1.3 अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसमें पूरा कीजिए। यहाँ क्रम संख्या दी गई है। यहाँ खाद्य पदार्थ, यहाँ पर स्रोत। क्रम संख्या 1 खाद्य पदार्थ दूध, स्रोत हैं गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी और भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम और भी कुछ खाद्य पदार्थों लिख सकते हैं और यहाँ पर उनके स्रोत लिख सकते हैं। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों अथवा फार्म पर मनाने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। इस तरह से ये हमारा अध्याय है वो पूरा हो गया है।